सुरजीत जी, गाजा में युद्ध विराम बार बार टूट रहा है और इसको देखते हुए ट्रंप ने उपराष्ट्रपति को भी इजरायल के लिए रवाना कर दिया है। आखिर गाजा और इजरायल में क्या हो रहा है और अमेरिका को इसको लेकर आगे आने वाले वक्त में क्या सवाल? सबसे पहले आप इसराइल की परिस्थिति समझिए, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था। ये ट्रंप के ख्वाबों, ख्यालों और मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। अलिफ किस्सा अलिफ लैला था, या मैं बोलूँ तो चंदा मामा कॉमिक लिखी जा रही थी वहाँ पे। भाई जब हमास और नेतन्याहू ने साइन ही नहीं किया तो आप उन जिहादी आतंकवादियों को, जिनका रोज का काम है मारना काटना, क्या वो हथियार डाल देंगे? क्या वो संभल जाएंगे? अगर वो हथियार डाल के संभलेंगे भी, क्या कतार उनको हथियार डालने देगा? क्या इजिप्ट उनको हथियार डालने देगा? क्या सऊदी उनको हथियार डालने देगा? क्या ईरान उनको हथियार डालने देगा? देखिए, कतर जैसे देश की तब तक सिस्टम चल रहा जब तक इन इस्लामिक जिहादियों को वो कंट्रोल करते हैं। मतलब कि भाई स्विच थोड़ा पावर बढ़ा दी, बूफर क्या होता ना कि थोड़ा आवाज बढ़ा दो घटा दो, वो वाला सिस्टम है उनका। अगर ये कल को खत्म हो गए तो इनका जियो पॉलिटिक्स के में या इनकी दुनिया की राजनीति में इनका निशान ही नहीं बचेगा। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कहा था दिस मीन्स नथिंग, यू आर गोइंग इन सर्कल्स, तभी कहा था इसका मतलब कुछ नहीं होता। पर ट्रंप अपने आप को दुनिया का शहंशाह, दुनिया का लीडर बताना चाहता, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फेल हो चुका। जहां अमेरिका की वाट लग रही है, अमेरिका की इकोनॉमी बस तो भगवान के हवाले चल रही है, अमेरिका में करोड़ों लोग सड़कों पे हैं, पर वो दिखा रहा कि मैं दुनिया में बहुत बड़ा पीस मेकर हूं। ये ट्रंप की जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो साइकोफेंसी जिसे कहते हैं, नार्सिज्म है, ये दुनिया की ऐसी तैसी करा रहा। तो पहले मोनिका जी, लास्ट मंडे को कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था जिसको लेकर ट्रंप डुडुकी बजा रहा था। फिर आप जानते प्रकरण क्या हुआ? हमास ने खुलेआम कत्लो-गारत कर दी, इजराइल के सिपाहियों पे हमला कर दिया। कल ट्रंप ने कहा जी हम बताएंगे अब आगे क्या करना है। इजराइल में बड़ा गतिरोध हो गया, बेंजामिन नेतन्याहू पे बड़ा संकट के बादल आ गए। मतलब भाई ऐसे नहीं चलेगा। परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि जमाई बाबू यानी कि जेराल्ड कुशनर, जो खुद एक जू है, यहूदी है, और उसका जो दलाल दोस्त है विटकॉफ, मुझे लगता है विटकॉफ का ओहदा अब मार्को रूबियो से ऊपर करना चाहिए, क्योंकि मार्को रूबियो को लगता है विटकॉफ से अप्रूवल लेना चाहिए अब आगे क्या करना है। क्योंकि जो अमेरिका की राजनीति चला रहे वो जमाई बाबू और दोस्त बाबू चला रहे। भाई डिफेंस मिनिस्टर तेल लेने गया, विदेश मंत्री तेल लेने गया, ये तो यही हमारे ट्रंप के पट्टे हैं। ट्रंप का परिवार अब इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स संभाल रहा है अमेरिका के लिए। ये अमेरिका के एम्बेसडर का तो जो इजराइल में आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जेराल्ड कुशनर और विटकॉफ का नाम सुना है, उन्हें भेज दिया जी इसने कल बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने, क्योंकि नेतन्याहू को लेके इनको लगता है ये कभी भी सीज फायर तोड़ देंगे, कभी भी ये इजराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर है अंदर से, जाके हमास को पूरी छुट्टी कर लो, क्योंकि उनके घर के बाहर कचरे का ढेर है ना, बदबू तो उन्हें आएगी, लोग तो उनके मर रहे हैं। तो बिल्कुल। अब जब वो आया तो फिर उन्होंने कुछ बोला होगा, तो जेडी वेंस को भी रवाना कर दिए। किस लिए? भैया जाओ बेंजामिन नेतन्याहू के सर पे बैठो और बोलो कि आप सीज फायर ना तोड़ें। कल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया रात को, बोला यार अगर मैं इन लोगों की बात मानता अब तक इजराइल खत्म हो गया होता, इट वुड हैव बीन ब्लोन बाय द न्यूक्लियर डस्ट, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया होता। ये तो मैं टिका हुआ हूं, तब तब ये परिस्थिति, अगर मैं नहीं होगा तो परिस्थिति नहीं होगी। इसराइल में वहां उनकी जो अपोजिशन पार्टी है वो साथ आगे कह रहे बेंजामिन नेतन्याहू को हटाओ, आपने कॉम्प्रोमाइज किया। लाशों का पता नहीं, हमास खुलेआम कत्लो गारत कर रहा है, और हमास के हथियारों का जो क्वांटिटी है और जो मारक क्षमता बढ़ रही है, इनके गाजा से यानी कि इसराइल सॉरी इजिप्ट से हथियार आ रहे हैं। तो जिस परिस्थिति को लेके पूरे मिडिल ईस्ट में डर था, हमें आपको डर था, वही परिस्थिति हो रही है। अब जेडी वेंस को उतारा गया, क्यों? बेंजामिन नेतन्याहू पे दबाव बढ़ाओ, क्योंकि ट्रंप को पता है अगर ये परिस्थिति हिल गई तो भैया जो अगली सरकार आएगी वो सीज फायर वीज फायर तो कुछ नहीं मानने वाली। क्योंकि अगर उस पर आपने नेतन्याहू को गिरा दिया तो अगला वाला सीज फायर की बात तो कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, इजराइल के लोगों में आक्रोश। अब जेडी वेंस को यही है कि भाई किसी भी तरीके से इनको मनाओ, क्योंकि कहानी क्या, देखिए एक स्टेटमेंट आया ट्रंप का। जी। ट्रंप कहता है कि अगर हमास नहीं माना, नहीं सुधरा, ये किलिंग रोकी नहीं, हम जाके उनको निपटा देंगे। हमें क्या, मतलब हम नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएगा, इजराइल को बोल देंगे निपटा देंगे। तो भाई अगर इजराइल को निपटाना था तो सीज फायर की डुगडुगी काहे को बजा रहे थे? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कह रहे आज नया स्टेटमेंट आया, 58 कंट्रियों ने इस सीज फायर को माना। तो भैया एक कंट्री, एक किसी का अंगूठा दिखा दो, छोटी उंगली किसी ने कागज पे लगाई है वही दिखा दो, अंगूठा तो बड़ी बात है। जब किसी ने कोई साइन ही नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, तो ये क्या, कौन सी सीज फायर की बात कर रहे हो?
ये ट्रंप की हालत तब है मोनिका जी जब वो कह रहा मैंने सीज फायर कराया, एग्रीमेंट कराया, लोग मेरे साथ थे, 58 कंट्रियां थी वहां। एग्रीमेंट की औकात क्या है, सीज फायर की औकात क्या है, आपको 7वें दिन में दिख रही है। और अब इसी ट्रंप से पूछिए जो तू ख्यालों में ख्वाबों में कह रहा मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। हाँ, ये पाकिस्तान के टिन्नी मिन्नी जिहादी तुम्हारे यहाँ के बकवास कर सकते, तुम्हारी मियाँ मिट्टू बन सकते। तो जहां दुनिया भर में तुमने डुगडुगी बजाई, 30 नेताओं को खड़ा कर दिया, स्टेज पे कैमरा लगवा दे, जी सीज फायर हो गया, वो तो 7 दिन में फट के सामने आ गया। तो भारत और पाकिस्तान की तो भैया अगली बार बात भी मत करना, बात करोगे तो अपने मुंह पे थूकने जैसी बात हो जाएगी। ये तीसरा पॉइंट है। अब चौथा पॉइंट, ट्रंप ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, ये आपको सारी इक्वेशन समझाएगा। ट्रंप कहता है कि हमास, मुझे लगता है, हथियार छोड़ देगा और हमास कमजोर हो गया, हमास खत्म हो गया है। जबकि जेडी वंस कह रहा जी उनकी कई सारी सेल्स हैं, कोई भी सेल कहीं से ऑपरेट करती है, हमें कुछ नहीं पता। ट्रंप भी कुछ ये भाषा बोलने लगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सुनिएगा। ट्रंप कह रहा है कि हमास इसलिए कंट्रोल में आएगा क्योंकि हमास का सबसे बड़ा बैकर जो ईरान है वो कमजोर हो गया है। अब यहां इक्वेशन को समझिए। हमास का अभी सबसे बड़ा बैकर कतर है, हमास का सबसे बड़ा बैकर इजिप्ट है, हमास का फाइनेंसर सऊदी है। भैया ईरान तो एक चौथे लेवल का खिलाड़ी इस गेम में है। जी। हाँ, हिजबुल्लाह की बात करेंगे तो ईरान नंबर 1 है, हमास की बात करेंगे तो ईरान नंबर 4 है। नेगोशिएशन कहाँ हो रही है, कतर में। हमास के टच में कौन है, कतर। हमास को मिलियंस ऑफ डॉलर हर महीने कौन भेजता था, कतर। डीले कहां हो रही, शर्म अल शेख इजिप्ट में। रफा की टनल्स कहां जाती, इजिप्ट। होस्टेजेस कहां ढक छुपा रखे, मोस्टली अफ्रीका में। और पीछे कौन इनकी मांडवली करा रहा था, सऊदी अरबिया। अगर ये तीन चीजें हो रही है और तुम्हारे दोस्त सऊदी, कतरी और इजिप्शियन मिलके यहां फेल हो गए हैं। अच्छा, जॉर्डन का नाम नहीं रखा क्योंकि किंग अब्दुल्ला साहब इस लफड़े में पड़े नहीं, तो इसलिए बोलता है, कहता जी अब ये ईरान के, देखिए देखिए, धुआं यहां है मोनिका जी, मैं कह रहा हूं जी वहां से धुआं आ रहा है। मैं जहां रियल कारण है, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ईरान की तरफ स्क्रीन को घुमा रहा है, कैमरा को घुमा रहा है, ताकि इसके जो अरब दोस्त है वो बचे रहे। क्या ये कहना गलत होगा, एमबीएस जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस है वो जेराल्ड कुशनर के बड़े अच्छे मित्र हैं, क्या ये कहना गलत होगा $2.5 बिलियन एफिनिटी पार्टनर में डालें, जो अभी खुलासा हुआ ऐसे कितने पैसे गए हैं। क्या ये कहना गलत होगा कि विटकॉफ के और उसके बेटे के काफी बिजनेस है सऊदी में। क्या ये कहना गलत होगा इजिप्शियनों से इनकी कुछ सांठगांठ है, और इनकी कतरियों से तो खैर सांठगांठ है ही, कतार तो सब कुछ स्पॉन्सर कर ही रहा है। अब ये ईरान की तरफ जो ये रुख मोड़ रहा है, ये लोगों को डाइवर्ट कर रहा, अपना जो इनके जिनके साथ सेटिंग है उनको बचाने के लिए कह रहा जी ये ईरान कर रहा। अब ईरान के यहां से भी एक संदेश आया। ईरान के खमेनी साहब ने बोलता भैया ऐसा है, तुमने कितना बड़ा एग्रीमेंट किया, तुम कितने बड़े पीस ब्रोकर हो, वो तो दिख गया, 7 दिन में तुम्हारी औकात सामने आ गई। अब तुम्हें अमेरिका का पूरा शासन प्रशासन इजराइल बेचना पड़ रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ पर, जो ने भाई साहब जरा सुरक्षित, मतलब हमारी बात मान लो, पर इसराइलियों का जो नेचर है वो मानेंगे नहीं। दूसरा, खमेनी ने कहा, कहता भाई एक बात बताओ, तुम ये जो कह रहे कर रहे थे, इसे जाइनिस ब्रावाडो, उसने कहा एक वर्ड यूज किया, जाइनिस ब्रावाडो, चलिए वो तो ठीक है। तीसरी बात उसने कहा, कह रहा हम अमेरिका से बात करने को बिल्कुल मना कर रहे हैं। जब भी इसराइल पीछे गया था अपने वो क्या संगीत और नृत्य के रंगारंग कार्यक्रम में, इसने इसराइल के पार्लियामेंट में ट्रंप ने कहा था ये तो हमने सुलटा लिया, अब हम जरा ईरान को बुलाएंगे, उनको पेच वेच उनके टाइट करेंगे और बोलेंगे सीज फायर कर लो और एक पीस डील करो। तो लोगों ने ताली पीटे, वाह वाह वाह, ट्रंप साहब करो करो करो। तो अब खमेनी ने जब ये एग्रीमेंट फटता हुआ देखा तो खमेनी बोलते हैं भैया हम तुमसे कोई बात, कोई नेगोशिएशन करने को ईरान तैयार ही नहीं है। तीसरी बात, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद कर दी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म कर दी, कीप ऑन ड्रीमिंग, ख्वाबों ख्यालों के लिए अच्छा है। तो यहां खमेनी एक हिंट दे रहे हैं, क्योंकि याद कीजिए जब ये हुआ था तो यूएस की पहला असेसमेंट था, 6 महीने पीछे प्रोग्राम गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, नहीं नहीं हमने पूरा बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर तुलसी गाबार्ड ने भी अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, फिर यूएस में भी वो स्टेटमेंट वापस है, क्योंकि बादशाह सलामत को भाई हमें दुनिया का शहंशाह बताना। तो अभी ट्रंप ने पीछे ईरान को धमकी दी, बोलता भैया हमने नए 28 B-2 बॉम्बर्स का ऑर्डर दिया है, अगर चाहेंगे तो फिर वहां ईरान भेज देंगे। तो इन्हें लगा पूरा ईरान डरेगा। खमेनी ने जो इनकी हालत, जो फटे हाल देखा अमेरिका का यहाँ पे मिडल ईस्ट में, खमेनी को पता लोग इन्होंने, इसके परिवार ने पैसे लिए, कश्नर ने, विटकॉफ ने पैसे लेके ये सारा काम हो रहा है। तो खमेनी ने बोल दिया ना हम तुमसे बात कर रहे हैं, ना हमें कोई पीस डील तुमसे करनी है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद किया है, ख्यालों के लिए बातें अच्छी। अब सोचेंगे आप कि खमेनी ऐसा क्यों कह रहे हैं।
खमेनी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पीछे उन्होंने एक $25 बिलियन की डील की थी रशिया से, ये मैंने आपको बताया था, और उसमें ये बताया गया कि भाई हम न्यूक्लियर पावर प्लांट ले रहे हैं रशिया से। अरे 25 बिलियन में न्यूक्लियर पावर प्लांट थोड़ी ना आता है एक, और ईरान को न्यूक्लियर पावर की जरूरत क्या, इतना तेल है उनके पास। तो अब माना जाता है कि ईरान का एयर डिफेंस का अपग्रेड, ईरान के जो सब व्यवस्था है उसका अपग्रेड हो गया, और ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, इसमें जो पहले ये साइक्लोट्रॉन्स आते हैं जिनमें एनरिचमेंट होता है, ये चाइना से आए थे। और ये माना जाता है या तो रशिया के साथ या चाइना के साथ इसने कुछ सेटिंग बिठा दी है। कुछ महीनों में जो सामान टूटा फूटा था, जो बर्बाद हो गया था, उसको फिर चालू किया जाएगा। हाँ, फर्दो आप शायद चालू ना कर पाओ, पर नेटांज और इस्फहान में इतनी ही व्यवस्था है कि अगर चाइना या रशिया आपकी मदद करे, कुछ महीनों में आप जारी कर सकते हो। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही तो अपना जुलानी सीरिया वाला मिला था मॉस्को में पुतिन से, और उसने पुतिन से कहा था, साहब जो आपने बशार असाद के साथ एग्रीमेंट किए थे मैं मानने को तैयार हूं, जितनी आपको बेसिस सीरिया में रखनी है रखो, जो भी कमिटमेंट्स थी मैं मानने को तैयार हूं। यानी कि यानी कि जुलानी ने, सीरिया वाले ने भी ट्रंप का पलड़ा छोड़ के पुतिन के यहाँ चला गया। अब ईरान पुतिन के पास था ही, और यमन भी कहीं ने, जब ये दोनों गए तो यमन भी पुतिन के क्षेत्र में आ गया। तो यहाँ दो खिलाड़ी उभरे हैं, एक पुतिन एक चाइना। अब किसके साथ क्या डील हुई है ये भी कहना मुश्किल है, पर जो खोमेनी का कॉन्फिडेंस कह रहा, और ट्रंप को कह रहा मेरे को जा, मेरे को बात नहीं करनी, तेरी औकात हमने देख ली, क्या सीज फायर तू कराएगा। तो मतलब कि कुछ पीछे ऐसी व्यवस्था बन गई है जो ईरान इसको डायरेक्ट धमकी दे रहा है और कह रहा भाई साहब हम आपसे नहीं डरते, जो आपको करना करिए। तो मतलब ये जो हमारा असेसमेंट था कि ये सीज फायर नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग लगा देगा, और पुतिन वापस आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। पुतिन की डील हुई थी ट्रंप के साथ, आप यूक्रेन में इंटरफेयर नहीं करोगे, हम मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पर ट्रंप ने अपना वादा नहीं निभाया, और वो रोज यूक्रेन में कुछ ना कुछ पंगे काटता है। अब पुतिन सीरिया में वापस आ रहे हैं, पुतिन आपके ईरान में वापस आ रहे हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यमन में भी वो वापस आ जाएंगे। यानी कि जो पुतिन का स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले मिडिल ईस्ट में था, वो पुतिन वापस बना रहे हैं, विच इज नॉट गुड न्यूज। क्योंकि सऊदियों ने जैसे ही पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया, ईरानी पहुंच गए पुतिन के पास, कह रहे यार इन्होंने तो न्यूक्लियर प्रोटेक्ट कर लिया, हमें भी कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, हमें भी कुछ स्पेशल व्यवस्था चाहिए। अब ईरान का स्ट्रेंथन होना इसराइल के लिए मुश्किल का सबब है, और इसराइल का और अमेरिका की जो फोर्सेस है उनके लिए मुश्किल का सबब है। तो मतलब ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, ये दिन ब दिन एक जियो पॉलिटिकल कॉकमायर, यानी कि ना माया जाल बन रहा है। एक ऐसी परिस्थिति बन रही है कि जिसको कोई भी सेटल नहीं कर सकता। चीजें कंट्रोल हो सकती थी अगर इसराइल को इसको कंट्रोल करने दिया जाता, जो मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू था। पर ट्रंप का इंटरवेंशन और ज्यूइश ब्लड हैज बीन स्पिल्ड, और बेचारे सिपाही मारे गए, और ये प्रकरण रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जहादियों का काम है जहाद करना। बिल्कुल।